हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ वो है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और सुदृढ़ीकरण। ठीक है, यह हमारा यूनिट का नेम है। यूनिट नंबर हमारी सेकंड है, सेमेस्टर 5 हिस्ट्री की। पेपर का नेम है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 टू 1857। तो बेसिकली हमें जो इस यूनिट में पढ़ना है वो पढ़ना है कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हमारे भारत में आते हैं, किस तरीके से वो अपना विस्तार करके धीरे धीरे खुद को स्टैब्लिश कर लेते हैं इंडिया के अंदर। और फिर हम पढ़ेंगे बंगाल, मैसूर, मराठा और पंजाब, इन 4 राज्यों पर किस तरीके का प्रभाव रहता है ब्रिटिशर्स का। और उसके बाद हमें ये देखना है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी किस तरीके की विचारधारा और किस तरीके की रणनीति रही थी भारत पर शासन करने की। तो ये टोटली हमारा जो चैप्टर है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले इस यूनिट का परिचय जान लेते हैं, यानी कि हम इससे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कि एक्चुअल में उस टाइम पर क्या चल रहा था। तो जो 18वीं और 19वीं शताब्दी थी वो सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक रही है। ब्रिटिश साम्राज्य का भारत पर विस्तार और सुदृढ़ीकरण, यानी कि किस तरीके से जो ब्रिटिश था वो भारत में विस्तार अपना कर रहा था, यह 18वीं और 19वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक रहा। 1707 के बाद जो मुगल साम्राज्य था वो कमजोर होता जा रहा था, जिसके वजह से क्या होता, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी और जो क्षेत्रीय शक्तियां थी वो उभरने लगी थी। ये चीजें हमने इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी। और इसी बात का फायदा उठा के जो अंग्रेज थे उन्होंने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, ब्रिटिश जो थे वो भारत आए थे और ब्रिटिश के साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी कुछ शक्तियां थी, क्षेत्रीय शक्तियां, जिसने अपना उदय करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मेनली 4 जगहों पे कब्जा करना शुरू किया, जिसमें बंगाल, मैसूर और पंजाब आदि आते थे। इन क्षेत्रों में जो विजय प्राप्त करने का जो कारण रहा था वो केवल सैन्य बल नहीं रहा था। सिर्फ ये रीजन नहीं था कि वो सैन्य रूप से मजबूत थे ब्रिटिशर्स, इसलिए उन्होंने इन 4 क्षेत्रों पर कब्जा किया, बल्कि रीजन ये भी था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने कूटनीति और रणनीतियों का उपयोग किया था। ब्रिटिश सत्ता जो थी उसने भारत पर विस्तार किया। भारतीय उपमहाद्वीप पे धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्र और शक्तियों को अधीन करने की प्रक्रिया थी। इस विस्तार में इन्होंने विभिन्न रणनीति और युद्धों का सहारा भी लिया। यानी कि बेसिकली क्या होता है, 18वीं शताब्दी तक आते आते जो ब्रिटिशर्स थे उसने आधे से ज़्यादा भारत पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, जिसमें पंजाब, मैसूर, बंगाल, ठीक है, ये भी क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। इसमें हम आगे देखें भी किस तरीके से धीरे धीरे इन्होंने इन 4 क्षेत्रों पर कब्जा किया। और इनके विजय के जो कारण थे ना वो सिर्फ ये नहीं थे कि वो सैन्य रूप से मजबूत थे, बल्कि ब्रिटिशर्स ने जो क्या किया, कूटनीति और राजनीति का भी उपयोग किया, जिस वजह से धीरे धीरे उन्होंने पूरे के पूरे उत्तर भारत में अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप आगे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको उसमें सारी चीज़ें बता दूंगी। अब जो हम पढ़ेंगे वो 4 मुख्य क्षेत्र जहां पर ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा किया, जो कि थे बंगाल, मैसूर, मराठा और पंजाब। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे बंगाल को, उसके बाद देखेंगे मैसूर, फिर मराठा, फिर पंजाब। तो थोड़ा ये जो बंगाल है ना वो लेंदी है टॉपिक, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से देखना, बहुत सारी चीजें जो है ना वो बंगाल से रिलेटेड ही पूछी जाती हैं। तो जो हम बंगाल के बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम 1557 से 65 के बीच का काल। बंगाल मुगल काल का जो था वो सबसे उपजाऊ और अमीर प्रांत था और इसमें वर्तमान बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा शामिल है। यानी कि जो बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा वाला जो पार्ट है ना आज के भारत में, वो सभी मिला के उस टाइम का बंगाल था। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा मतलब प्रांत था वो उस टाइम का। और बंगाल पे शासन कौन करता था, बंगाल के नवाब इस पे शासन करते थे। बंगाल अपने प्रसिद्ध रेशम और नमक के लिए आर्थिक महत्व रखता था। नमक, चावल, चीनी, नील, काली मिर्च, रेशम आदि यूरोप को निर्यात किए जाते थे। यानी कि इंडिया से जो माल था वो यूरोप को निर्यात किया जाता था। तो यानी कि किस तरीके से जो बंगाल की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। तो अभी हमने बंगाल का जो था वो बैकग्राउंड देख लिया, यानी कि वहाँ की राजनीति और आर्थिक स्थिति हमने अभी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे बंगाल में जो युद्ध हुए थे अंग्रेज और
जो वहाँ पे नवाब थे उनके बीच में। तो बेसिकली हमें दो युद्ध यहाँ पे पढ़ने हैं, एक है प्लासी का युद्ध और एक है बक्सर का युद्ध। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में, जो कि 1757 में होता है। क्षेत्र कौन सा था? प्लासी पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था। यहाँ पे युद्ध हुआ, किसके बीच में हुआ? रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस अंतिम स्वतंत्र जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके बीच में होता है। सिराजुद्दौला कौन थे? बंगाल के नवाब जो अली वर्दी खां थे। इनके मृत्यु के बाद गद्दी किसने संभाली थी? सिराजुद्दौला ने संभाली थी। नवाब अपने ही दरबार में कई प्रतिद्वंदियों से घिरा हुआ था, जिन्होंने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को जिताने में मदद की थी। यानी कि बेसिकली इसमें क्या अपनाया गया था? इसमें यह अपनाया गया था कि जो अंग्रेज थे उसने नवाब के ही दरबार में जो लोग काम कर रहे थे उनकी मदद से इस युद्ध को जीता था। यानी कि इसको बोल सकते हैं पीठ पीछे छुरा भोंकने वाली यहाँ पे हरकत की गई थी। तो ये था हमारा प्लासी का युद्ध। इससे रिलेटेड हम आगे भी पढ़ लेते हैं कुछ चीजें। अब हम देखते हैं कि जो प्लासी का युद्ध था, इसके होने से पहले की स्थिति क्या थी बांग्लादेश में, सॉरी बंगाल में। तो जो कर्नाटक था वहां पे जो ब्रिटिश थे, कर्नाटक में ब्रिटिश जीत ने सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ती ताकत से पहले ही रूबरू कर दिया था। यानी कि जो ब्रिटिश थे उसने कर्नाटका में जीत हासिल करी, जिस वजह से जो सिराजुद्दौला थे वो पहले इस चीज से आगाह हो गए थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कभी भी बंगाल पे भी अपना कब्जा जमा सकती है। इसके अलावा कंपनी के जो अधिकारी थे उसने व्यापारिक गतिविधियों में भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से नवाब की जो वित्तीय स्थिति थी, यहाँ पे वित्तीय आएगा, ठीक है, यानी कि आर्थिक स्थिति थी ना, उस पर प्रभाव पड़ रहा था। तो इससे क्या नवाब को अंदाजा लग गया कि हाँ मेरी आर्थिक स्थिति को ये कमजोर करे तो ये मेरे पे हो सकता है कब्जा करने के लिए आए। और बिना अनुमति के जो अंग्रेज थे उन्होंने कोलकाता के किले पर किलाबंदी कर दी थी, जिस वजह से जो नवाब थे ना उसको हर्ट हुआ था कि हाँ मेरा जो मतलब उसका मेल ईगो था वो तो हर्ट होगा ही होगा। जब आज के लोगों का हर्ट हो जाता है तो वो तो उस टाइम का नवाब था, ऑब्वियस सी बात है ना, उसको तो हर्ट होगा ही होगा। तो वही चीज वहां पे हुई थी, जिससे गुस्सा होकर नवाब ने 1656 में विलियम फोर्ट पर कब्जा कर लिया था और 20 जून 1756 को 446 अंग्रेजों को कैदी बना लिया था, जिसमें 123 लोगों का दम घुट के मर गया था। और इस घटना को कोलकाता ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। यानी कि क्या होता है कि जो अंग्रेज थे ना वो कोलकाता पर कब्जा कर लेते हैं उसके किले पर और वहाँ पे किलाबंदी कर लेते हैं, जिसकी वजह से नवाब का जो ईगो होता है वो हर्ट हो जाता है और नवाब जो है वो गुस्से में 1756 में अंग्रेजों का जो किला था विलियम फोर्ट नाम से उस पर कब्जा कर लेता है और 20 जून को वो क्या करता है 146 कैदियों अंग्रेजों को कैदी बना लेता है, जिसमें से 123 जो अंग्रेजी कैदी होते हैं वो मर जाते हैं दम घुटने की वजह से। और ये जो पूरी की पूरी घटना थी इसको कोलकाता ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने देख लिया कि युद्ध क्यों हुआ, युद्ध किसके बीच में हुआ, युद्ध कब हुआ प्लासी का, और अभी हमने ये भी देख लिया युद्ध से पहले के क्या रीजंस रहते युद्ध होने के प्लासी के। अब हम देखेंगे जब प्लासी का युद्ध हो जाता है तो उसके बाद का क्या मंजर रहता है। तो जो प्लासी का युद्ध था ना इसके बाद जो मीर जफर होगा, यहाँ पे सॉरी ये अमीर नहीं है, मीर जफर को नवाब बनाया गया, किसके द्वारा? अंग्रेजों को द्वारा। और 24 परगाना, परगाना का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ विलेज, यानी कि गांव के विलेज, सॉरी विलेज जो होते हैं ना यानी कि गांव गांव का ग्रुप होता है, ऐसे 24 ग्रुप ऑफ विलेज मीर जफर के अंदर दिए गए, यानी कि उनके अंडर काम करने के लिए दिए गए। परंतु जो अंग्रेज थे वो मीर जफर के काम से खुश नहीं हुए और उसके बाद मीर जफर को हटाकर मीर कासिम को वहां का नया नवाब बनाया गया। और मीर कासिम जो थे वो मीर जफर के दामाद थे। तो अभी हमने देख लिया जो अंग्रेज थे वो किस तरीके से भारत में आए, ठीक है, क्या क्या वहाँ का बैकग्राउंड रहा, वो सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ लिया। उसके बाद हमने बंगाल पढ़ा है, बंगाल में हमने क्या चीज़ें कवर कर ली, बंगाल की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति देख ली और प्लासी का युद्ध देख लिया। अब हम देखेंगे इसका सेकेंड युद्ध जो कि था बक्सर का युद्ध, ठीक है, एक मिनट बस। हाँ, तो अब हम देखेंगे बक्सर की लड़ाई जो कि हुई थी 1764 में, किसके बीच हुई थी? हेक्टर मुनरो वर्सेस मीर कासिम के नेतृत्व में अवध के नवाब तथा मुगल
राजा शाह आलम द्वितीय, यानी कि इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, मीर कासिम नेतृत्व कर रहे थे, और उनको फॉलो कौन कर रहा था, अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आमिर द्वितीय। और वर्सेस में कौन थे, अंग्रेज। अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। तो बक्सर की लड़ाई का क्या परिणाम निकलता है, देखो अंग्रेजों की विजय होती है इस लड़ाई में, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हो जाती है। कठपुतली शासन जो होता है उसकी समाप्ति हो जाती है, क्योंकि जो मीर कासिम थे वो किसके द्वारा सिंहासन पर बैठाए गए थे, अंग्रेजों के द्वारा। तो उस टाइम पे कठपुतली शासन चल रहा था, अंग्रेज ही उस पर शासन कर रहे थे, बट बीच में किसको डाला हुआ था, मीर कासिम को। तो कठपुतली शासन की यहाँ पे समाप्ति हो जाती है, और 1767 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके बाद जो बंगाल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाता है। इलाहाबाद की संधि को मैं और ज़्यादा इलेबोरेट करके आने वाली स्लाइड्स में पढ़ाऊंगी आपको। और जो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव हैं उनको पहला राज्यपाल बनाया जाता है बंगाल का। अब ऐसी क्या महत्वपूर्ण गतिविधियां होती हैं बक्सर के युद्ध में, वो देख लेते हैं। अंग्रेजों ने युद्ध कौशलता दिखाई, यानी कि जो हमारे प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था, पीठ पीछे छुरा भोंकने वाली हरकत की गई थी, यानी कि जो अंग्रेज थे उसने नवाब के ही दरबार के जो लोग थे उनकी सहायता से युद्ध जीता था। बट इस बार क्या होता है बक्सर के युद्ध में कि अंग्रेजों ने युद्ध का प्रयोग करा, अपनी कौशलता दिखाई युद्ध में, उसमें उन्होंने किसी भी तरीके से छल कपट का उपयोग नहीं किया था। इस युद्ध से साबित हो गया कि केवल नवाब ही नहीं बल्कि सम्राट भी ईस्ट इंडिया कंपनी से हार सकते हैं, क्योंकि इसमें मुगल सम्राट भी शामिल था। पूरे उत्तर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गई थी। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव रहते हैं। अब हम देखेंगे इलाहाबाद की संधि जो कि हुई थी 1765 में, और अभी मैंने आपको बताया भी कि बक्सर के युद्ध में जब अंग्रेज से हार जाते हैं नवाब और राजा, तब इलाहाबाद की संधि होती है। तो उस संधि को अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उस संधि में क्या क्या होता है। तो जो कि संधि ये होती है ना, इलाहाबाद की संधि, ये दो संधियां होती हैं। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, देखो आलम शाह द्वितीय जो कि मुगल सम्राट था, और सिराजुद्दौला जो कि नवाब था, कहाँ का, अवध का। इन दोनों के साथ संधि कौन करता है, रॉबर्ट क्लेव करते हैं। तो इन तीन लोगों के बीच की संधि होती है, बट जो हमारी पार्टीज होती हैं वो दो होती हैं, एक ये और एक ये। नंबर ऑफ ट्रीटी, यानी कि कितने नंबर ऑफ संधि रहती है, यानी कि कितनी संधियां रहती हैं, दो संधियां होती हैं। एक संधि होती है अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, और एक संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव और आलम शाह द्वितीय के बीच। सबसे पहले हम देखते हैं कि अवध के नवाब के साथ जो संधि होती है वो कैसी होती है। इस संधि में इलाहाबाद के जो क्षेत्र के साथ साथ काणा क्षेत्र है एक, वो भी शाह आमिर को सौंप दिया जाता है। युद्ध जो होता है वो युद्ध की जो क्षतिपूर्ति होती है, यानी कि इस तरीके से युद्ध में अंग्रेजों को जो जो नुकसान हुआ है या उनका जितना पैसा खर्च हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में नवाब ने 50 लाख रुपए का भुगतान किया था अंग्रेजों को। बनारस के जो जमींदार थे बलवंत सिंह, उनको पूरी की पूरी उनकी संपत्ति पर कब्जा दे दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो ये थी पूरी की पूरी संधि जो की गई थी नवाब के साथ रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। अब हम उस इलाहाबाद की संधि को पढ़ते हैं जो कि आलम शाह द्वितीय के साथ की गई थी रॉबर्ट क्लाइव ने। तो बादशाह को कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद के किले में रहने के लिए कहा गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है संरक्षण वाले एरिया में कि जैसे अब आलम शाह द्वितीय थे, इनको ये कह दिया गया कि आप अपने किले से शिफ्ट होकर इलाहाबाद के किले में आ जाओ, उसमें हम आपको संरक्षण देंगे। तो इसमें क्या होगा, जो आलम शाह द्वितीय थे ना, ये अंग्रेजों की जो सेना है ना उसका भरण पोषण करेंगे, यानी कि उनका रखरखाव का खर्चा कौन उठाएंगे, आलम शाह द्वितीय उठाएंगे। इलाहाबाद के किले में तो वो रह रहे हैं, इलाहाबाद का जो एरिया है वो इनके अंडर कर दिया गया कि आप इस पे शासन करो, लेकिन मेन शासन कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे। जो आलम शाह है वो सिर्फ एक कठपुतली शासक बन के रह जाएंगे। तो ये होता है संरक्षण वाला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अंग्रेजों ने अपनाया था। 26 लाख वार्षिक भुगतान के बदले जो राजा था उसने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानगी दे दी अंग्रेजों को। दीवानगी क्या होती है, दीवानगी ये होती है कि वहां का जो कर वसूली था ना वो टोटली दे दिया
अंग्रेजों के हाथ में कि आप यहाँ से कर वसूलो, कैसे भी वसूलो वो आपकी जिम्मेदारी है, कोई भी आप रणनीति अपनाओ, लेकिन यहाँ का जो कर आप वसूलोगे वो आपका रह जाएगा, वो मैं नहीं लूंगा। ये होता है दीवानगी। अब देखो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा एरिया था, ये सभी का सब आ जाता है हमारे अंग्रेज़ों के हाथ में। किसके बदले में दिया जाता है? अंग्रेज़ों को ये क्या कहा जाता है कि आप 26 लाख का है तो वार्षिक भुगतान कर दो, या ये 3 क्षेत्र हमारे अंडर कर दो। तो जो शाह आमिर है ना, वो क्या करते हैं, 3 क्षेत्र की दीवानगी अंग्रेज़ों के अंडर कर देते हैं। सम्राट द्वारा जो ऊपर दिए गए राज्यों के नाम है, यानी कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इसका देख रेख के कार्य के रूप में 53 लाख रुपए दिए गए। यानी कि क्या होता है, अंग्रेज ये क्षेत्र तो देता ही देता है, और उसके साथ साथ क्या देता है, 53 लाख रुपीस का अमाउंट देता है अंग्रेजों को। तो इसी के साथ हमने बंगाल का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। आपको थोड़ा सा भी बंगाल में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट था, मैं आपको बताती हूँ उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। हमने बंगाल की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पढ़ी सबसे पहले, उसके बाद हमने प्लासी का युद्ध पढ़ा। प्लासी के युद्ध से पहले क्या हुआ था वो चीज़ें हमने पढ़ी, प्लासी के युद्ध के टाइम पे क्या हुआ वो पढ़ा, और प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ वो पढ़ा। देन हमने बक्सर का युद्ध पढ़ा, बक्सर के युद्ध के महत्व पढ़े कि क्या क्या महत्व उस टाइम पे रहे थे, उनके प्रभाव भी पढ़ लिए हमने, ठीक है, युद्ध का कारण भी पढ़ लिया। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि जो इलाहाबाद की संधि थी वो मेनली क्या थी, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या किया गया। तो हमने एक एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ लिया है हमारे बंगाल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मैसूर के बारे में कि मैसूर के क्षेत्र पर क्या क्या हुआ था। तो जो बेसिकली हम मैसूर के बारे में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 1767 से लेके 1799 का टाइम पीरियड। ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के सुल्तान के बीच में ही सारी लड़ाइयाँ होती हैं। कितनी लड़ाई होती है? युद्ध की संख्या थी हमारी 2, यानी कि 2 बार लड़ाई होती है। युद्ध का नाम, यानी कि मैसूर का जो युद्ध हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। मैसूर का जो नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि एक तरफ से तो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, बट सेकंड पार्टी कौन थी? मैसूर के सुल्तान। तो मैसूर के सुल्तान कौन थे? सबसे पहले तो हैदर अली इनसे लड़ाई करते हैं, बट हैदर अली की मृत्यु के बाद जो हैदर अली के पुत्र थे टीपू सुल्तान, वो इस युद्ध को कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो हमारा पहला युद्ध होता है ये होता है पहला एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि 1767 में स्टार्ट होता है और 1769 में समाप्त होता है। इस युद्ध में हैदर अली ने कई मोर्चों पर अंग्रेजों को पराजित किया। अंत में क्या होता है, इस युद्ध का जो अंत होता है वो मद्रास संधि के द्वारा होता है, जिसमें दोनों पक्षों को अपनी अपनी जमीन लौटा दी जाती है, यानी कि समझौता हो जाता है दोनों के बीच। दोनों का बराबर नुकसान होता है और दोनों का बराबर फायदा होता है, बट किसी की हार या किसी की जीत नहीं होती है इसमें। दूसरा युद्ध होता है हमारा एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि होता है 1780 में, और 84 में इसको समाप्त किया जाता है, यानी कि टोटल 4 साल का ये युद्ध रहता है, जिसके अंतर्गत इस युद्ध में जो टीपू सुल्तान थे इन्होंने युद्ध किया है अंग्रेजों के साथ। और इस बार जो मंगलौर था, मंगलौर की संधि के द्वारा इस युद्ध को शांत किया गया और इस युद्ध को समाप्त किया गया, यानी कि इसमें भी कोई परिणाम नहीं निकला, इसमें भी संधि के द्वारा दोनों पक्षों को शांत कर दिया गया। तीसरा युद्ध होता है एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि होता है 1790 से 1792, यानी कि ये भी 2 साल का रहता है। और इस युद्ध में क्या होता है, टीपू सुल्तान का जो सामना होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तो होता ही होता है, साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कौन सपोर्ट कर रहा होता है? मराठा और हमारे हैदराबाद के जो नवाब रहे थे निजाम, वो, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 2 और शक्तियां मिल जाती हैं, और यहाँ पे हमारे टीपू सुल्तान सेकेंड पार्टी बन के अकेले होते हैं। श्रीरंगपट्टनम नाम की यहाँ पे संधि होती है, जिसमें सुल्तान को अपनी आधी जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है ना, जहाँ पे 3 लोग एक साथ लड़ेंगे और एक अकेला पर्सन, तो फिर भी अगर टीपू सुल्तान ने इतना रोक लिया कि हाँ उनके पास आधी जमीन रह गई है, तो बहुत बड़ी चीज थी। तो इसमें क्या होता है, आधी जो जमीन होती है वो टीपू सुल्तान को देनी पड़ जाती है अंग्रेजों को। उसके बाद चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, जो कि 1799 में होता है, और इसमें क्या होता है, ब्रिटिश ने लॉर्ड वेलेजली के नेतृत्व में श्रीरंगापट्टनम के किले में आक्रमण कर दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा, जिसमें जो हमारे टीपू सुल्तान होते हैं इनकी हत्या कर दी जाती है। और मैसूर पे जो स्वतंत्र शासन चल रहा था टीपू सुल्तान का, वो यहाँ पे आकर समाप्त हो जाता है।
और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र होता है टीपू सुल्तान का, वो वडियार वंश के हाथ में दे दिया जाता है, जो कि ब्रिटिश के प्रति वफादार थे। तो यहाँ से हमारे जो मैसूर का जो साम्राज्य था वो समाप्त हो जाता है, और ये भी किसके हाथ में चले जाता है? अंग्रेजों के हाथ में। अब इसका जो परिणाम निकलता है वो क्या निकलता है? इन युद्धों का जो अंग्रेज और मैसूर के सुल्तान के बीच में होता है, इसका परिणाम ये निकलता है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। श्रीरंगापट्टनम किले पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब्जा कर लेती है, और बड़ा हिस्सा जो होता है मैसूर का वो ईस्ट इंडिया के हाथों में चला जाता है, और जो शेष पार्ट बचता है उसमें कठपुतली शासन का उपयोग किया जाता है। तो अभी हमने देख लिया बंगाल को, और अब हमने देख लिया मैसूर को। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य में क्या होता है? 3 युद्ध होते हैं, और युद्ध का जो समय होता है वो वही रहता है 18वीं और 19वीं शताब्दी। पहला जो एंग्लो मराठा युद्ध होता है वो 1775 से 82 के बीच होता है, यानी कि 7 साल का युद्ध रहता है। ये युद्ध की जो शुरुआत होती है ये सूरत की संधि से होती है, जिसमें राघोबा ने पेशवा बनाने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी। लेकिन जो मराठा साम्राज्य था ना, उसको ये कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी कि हाँ, हमारा जो संघ का जो आदमी है या शासक है वो जाके अंग्रेज जो हम पे कब्जा करना चाह रहे हैं उनसे मदद मांग रहे हैं। तो इस बात का विरोध किया था मराठा संघ ने, और इस संघर्ष का कोई परिणाम नहीं निकलता है, और अंत में सालवी संधि जो कि 1782 में होती है, इसके साथ इस युद्ध की समाप्ति होती है, संघर्ष की समाप्ति होती है। और इसके अंतर्गत जो मराठा होते हैं और अंग्रेज होते हैं दोनों के बीच शांति बनी रही, और जो मराठा साम्राज्य था उसको उनके अधिकार वापस कर दिए जाते हैं। यानी कि इस युद्ध से कोई परिणाम नहीं निकलता है, मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है, बट एक संधि जो कि थी सालवी संधि, उसके द्वारा दोनों पक्षों को शांत कर दिया जाता है। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध। हमने पहले भी देख लिया जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध होता है जो कि 1803 में स्टार्ट होता है और 1805 में समाप्त होता है, यानी कि 2 साल का ये युद्ध रहता है। इस समय जो मराठा साम्राज्य था उसका उसमें आंतरिक युद्ध भी चल रहे थे, और उसी के साथ जो हमारी मराठाओं की जो शक्ति थी वो कमजोर पड़ गई थी। और इस समय जो अंग्रेज थे उसने पूरे के पूरे दक्षिण भारत में और बंगाल के काफी हद तक हिस्से में नियंत्रण कर लिया था। मराठा जो थे, मराठा साम्राज्य के विभाजन और कमजोर नेतृत्व का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने जो थे वो काफी सारे युद्ध लड़े, यानी कि एक हमने पढ़ लिया और दूसरा युद्ध हम पढ़ने जा रहे हैं। अशाय असाय होगा यहाँ पे, ठीक है, श नहीं है, ये स है। असाय का युद्ध होता है जो कि 1803 में होता है। अंग्रेजों ने मराठा पर जीत हासिल कर ली। फिर होता है दिल्ली का युद्ध। तो दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में भी मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है, और इसका परिणाम ये निकलता है कि जो मराठा होते हैं वो हार जाते हैं अंग्रेजों से, और अंग्रेजों पे भी दिल्ली पे भी अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। यहाँ पर आ जाएगा मराठा। थोड़ा फ्लो में ना थोड़ा सा गलत निकल जाता है, तो आप थोड़ा सा उसको इग्नोर करके और सही चीज़ों को ग्रैब कीजिएगा, ठीक है। तो इस युद्ध का जो अंत होता है उसमें मराठा जो होते हैं वो हार जाते हैं, और बसीन की संधि की जाती है, जिसके बाद जो मराठा होते हैं वह अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। तो तीसरा मराठा युद्ध भी होता है जो कि अंग्रेजों के साथ होता है, जो कि होता है 1817 में, और 1818 में इसकी समाप्ति हो जाती है, और इस युद्ध के साथ मराठाओं का पतन हो जाता है। युद्ध का नाम जो होता है वो पिंडारी युद्ध होता है। पिंडारी युद्ध का, इस युद्ध को पिंडारी युद्ध क्यों कहा गया? तो इस युद्ध को पिंडारी युद्ध इसलिए कहा गया था क्योंकि ये युद्ध अंग्रेजों के द्वारा इसलिए किया गया था क्योंकि अंग्रेजों का कहना ये था कि वो इस युद्ध के द्वारा पिंडारी डाकुओं को साफ करना चाहते हैं। यानी कि ये जो युद्ध स्टार्ट किया गया था वो पिंडारी डाकुओं के नाम पे स्टार्ट किया गया था, बट इसका जो हिडन मोटिव था वो ये था कि जो मराठा थे उनको पूरी तरीके से समाप्त यहाँ पे कर दिया जाएगा।
तो इसी के साथ तीसरे युद्ध के साथ हमारा जो मराठा साम्राज्य होता है यहाँ पे इसका पतन हो जाता है। इसका परिणाम क्या निकलता है? इन संघर्षों के जो बाद है वो अंग्रेजों की शक्ति और ज्यादा मजबूत हो जाती है और मराठा साम्राज्य की समाप्ति हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे इसका फोर्थ एरिया जो कि था पंजाब। 1845 में स्टार्ट होता है, 1849 में जाके खत्म होता है। युद्ध कितने होते हैं? टोटल 3 युद्ध होते हैं इस बीच में। इन युद्धों की जो श्रृंखला है इसको एंग्लो सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो होता है वो 1845 में स्टार्ट होकर 46 में खत्म होता है। ये युद्ध सिख साम्राज्य के कमजोर पड़ने तथा आंतरिक कलह के कारण हुआ था। युद्ध का मुख्य कारण राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख दरबार में बढ़ती अस्थिरता तथा सत्ता संघर्ष था। यानी कि इस युद्ध के होने के रीजन क्या थे? एक तो सिख साम्राज्य जो था वो कमजोर पड़ रहा था। क्यों कमजोर पड़ रहा था? क्योंकि जो राजा रणजीत सिंह थे उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद जो सिख साम्राज्य होता है उसमें सत्ता का संघर्ष होने लगता है कि उनमें यही हो जाता है आपस में कि मैं सत्ता पे शासन करूंगा, मैं सत्ता पे शासन करूंगा, और इस वजह से जो आंतरिक शक्ति होती है वो कमजोर पड़ जाती है और इसी चीज का फायदा हमारे अंग्रेज उठा लेते हैं, जो कि हर बार उठाते आए हैं। ब्रिटिश साम्राज्य ने इस बात का फायदा उठाया। इस युद्ध में 4 लड़ाई होती है जो कि मुदकी, फिरोज शाह, अलीवाल और सबराव इन जगहों पर होती हैं। अंत में क्या होता है? सिखों की हार हो जाती है और लाहौर की संधि के तहत सिखों को ब्रिटिश की अधीनता को स्वीकार करना पड़ता है। दूसरा युद्ध होता है एंग्लो सिख युद्ध जो कि 1848 में स्टार्ट होता है, 1849 पे जाके समाप्त होता है। दूसरे युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध का मुख्य कारण साम्राज्य की अस्थिरता तथा अंग्रेजों के प्रति असंतोषता थी। यानी कि अब जो फर्स्ट युद्ध होता है उसके बाद जो अंग्रेजों के प्रति जो सिख लोग होते हैं ना वो असंतोष हो जाते हैं, यानी कि खुश नहीं होते अंग्रेजों से वो, और साम्राज्य जो था सिख साम्राज्य उसमें भी अस्थिरता फैली हुई थी। तो इसी वजह से सेकेंड युद्ध होता है 1848 में। जो जनरल थे, सिख जनरल जो थे शेर सिंह, इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष कर दिया था। ब्रिटिश के खिलाफ शेर सिंह कौन क्या कर देते हैं? संघर्ष कर देते हैं। इस युद्ध में जो प्रमुख लड़ाई होती है वो जलियांवाला और गुजरात में देखने को मिलती है और इसके एंड में क्या होता है? इसके एंड में सिखों की हार हो जाती है और इन युद्ध का जो कि 2 बार किए गए थे पंजाब में, यानी कि एंग्लो सिख युद्ध जो 2 बार किए गए थे उसके परिणाम क्या निकलते हैं? सिख साम्राज्य का अंत हो जाता है और पंजाब राज्य पर भी ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा हो जाता है। अब जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार की विचारधाराएं और रणनीति, यानी कि ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसने अपने जो विस्तार के लिए जो रणनीति अपनाई थी वो किस तरीके की थी। सबसे पहला था फूट डालो नीति और राज करो। ये हमने कई बार देखा है कि अंग्रेजों ने क्या किया, इंडियंस के बीच में ही फूट डाली, आपस में लड़ाई झगड़े करवाए, गृह युद्ध की सिचुएशन को क्रिएट किया और उसके बाद उन्हीं के साम्राज्य में शासन किया। तो इनकी पहली नीति थी। सेकंड थी सहायक संधि। सहायक संधि क्या होती थी? सहायक संधि एक ऐसी संधि थी जो कि अंग्रेजों और राजा के बीच में होती थी या नवाबों के बीच में होती थी, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता था कि जो ब्रिटिशर्स है ना वो साम्राज्य को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यानी कि युद्ध या आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन जो साम्राज्य है, साम्राज्य का जो राजा है वो अपने किसी भी फैसले को लेने से पहले अंग्रेजों से परमिशन लेगा और साथ ही साथ जो सैन्य बल रहेगा वो अंग्रेजों का रहेगा उस साम्राज्य में, और उस सैन्य बल का भरण पोषण कौन कराएगा? वो नवाब या वो राजा कराएगा। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। और उसके अलावा अगर सहायक संधि वो राजा नहीं साइन करता है तो क्या होता था? तो उस साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया जाता था। थर्ड इनका ये पॉइंट था युद्ध और समझौता। या तो ये डायरेक्ट युद्ध कर लेते थे, साम्राज्य पे आक्रमण कर देते थे, या फिर समझौता करते थे। समझौता कैसे करते थे? संधियों के द्वारा, और संधियों में ज्यादा बेनिफिट किसको होता था? साम्राज्य को ही होता था। फोर्थ था इनका आर्थिक शोषण, यानी कि इंडियंस का आर्थिक शोषण कर रहे थे, किसी भी तरीके से उनको आर्थिक स्तर पर मजबूती नहीं दे रहे थे वो।
फिफ्थ था इनका साम्राज्यवादी सोच। साम्राज्यवादी सोच के अंतर्गत ये आ जाता था कि जो अंग्रेज थे ना, उनकी थिंकिंग ये थी कि अगर हम भारत पे शासन कर रहे हैं ना तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम इंडियंस की भलाई के लिए कर रहे हैं। क्योंकि इनको लगता था कि जो भारत है ना वो बहुत पिछड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें विकास की नीड है, आधुनिकता की नीड है, जो कि इंडियंस नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर हम उनके ऊपर राज कर रहे हैं ना तो हम ये उनके लिए भलाई कर रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। तो इस तरीके से ये अपने पॉइंट को ना सही ठहराते थे। तो इसी के साथ हमारा ये जो यूनिट है ये हम कम्प्लीटली यहाँ पे कवर कर लेते हैं वन वीडियो में। हाफ एन आवर का ये वीडियो बना है, ठीक है। इसके अंदर हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और मेरे चैनल को जैसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।